हेलो एवरीवन। आज हम एचपीओ बीकॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। हम इसमें जो है अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, हम इसके क्या समझते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हम क्यों मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मतलब एक तरीके से क्या फुलफिल करना चाहता है वो। तो आइए इसके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को। अब देखिए, एक बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ अगर हम समझे, एक कोई भी जो है कंपनी है, काफ़ी बड़े लेवल पे कंपनी है। अब हम थोड़ी ना जो टॉप सीईओज़ वगैरह हैं, जो डिसीज़न मेकिंग करते हैं, वो किसी वर्कर के पास तो नहीं जाएँगे, क्योंकि वो एक-एक वर्कर के पास नहीं जा सकते हैं, या फिर जो है वो जो है मार्केट रिसर्च इतना नहीं कर सकते हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो भी बहुत बड़ी-बड़ी होती हैं और अलग-अलग डिसीज़न्स होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो हम सिर्फ़ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को काउंट कर लेते हैं, उसके बेसिस पे तो डिसीज़न नहीं लिया जा सकता। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट क्या है, कि हमारी जो भी जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और जो है उसको मेजर करके एक तरीके से उसको आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, उससे कुछ इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन्स निकालेंगे और फिर हम वो जो है अपने मैनेजमेंट को बताएंगे। फिर मैनेजमेंट क्या करेगी, उन डिसीजन को, उन जो है डाटा को देखेगी और वो इस उस बेसिस पे जो है डिसीजंस लेगी। अगर जैसे हम बहुत बेसिक एग्जांपल लें, तो मेक और बाय डिसीजन की बात करते हैं, कि हमने कोई चीज़ बनानी है और या फिर हमने जो है कहीं से जो है मतलब इम्पोर्ट करनी है। हम खुद बनाएँ या हम बाहर से लें, आउटसोर्स करें, तो वो चीज़ जो है हमने डिसाइड करा है। तो उसके लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम जो है मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट देंगे कि कितनी कॉस्ट है, कितना हमारा रेवेन्यू है, उसमें भी हमारी कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है। उस बेसिस पे मैनेजमेंट क्या करेगी, अपनी डिसीज़न मेकिंग को करेगी और फिर वो डिसीज़न लेगी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है, इन सिंपल फॉर्म में जो भी हमारे पास डाटा है, जो हम जो है मैनेजमेंट को देते हैं और वो फिर उस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करती है। तो यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम है। क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक तो हमारे पास स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है कि हमें फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिनको हम फाइनेंशियल्स का नाम देते हैं। उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, कंपनीज़ एक्ट में दिया होता है, तो हमें जो है उस हिसाब से ही बनाना पड़ता है, या फिर हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हम उस हिसाब से मानते हैं। तो लेकिन जो है हमारे पास उससे पर्पस सॉल्व नहीं होता। अगर आप एक वो देखोगे, बैलेंस शीट देखोगे, तो आप उससे इंटरनल डिसीज़न मेकिंग नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ़ एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन बताने के लिए ही कि कंपनी कैसे वर्क कर रही है। लेकिन अब आपको डिसीज़न लेने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जो है इंटरनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, जैसे कि एक छोटी-छोटी चीज़ की, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी ओवरऑल कॉस्ट लग रही है, वो सारा हम कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक पार्ट है, लेकिन हम जो है इतनी डिटेल्ड शीट भी मैनेजमेंट को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जो है इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि वो बिज़ी होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा नहीं देख सकते। तो हम क्या करते हैं, जो इंटरनल डाटा है उसको ही सिंप्लीफाई करके कुछ इंटरप्रिटेशंस निकाल के फिर हम जो है मैनेजमेंट को देते हैं और फिर मैनेजमेंट उस बेसिस को, उस डाटा को देख के हमारे पास जो है डिसीजन मेकिंग करती है। तो ये हमारा बेसिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन है, रोल है, डेफिनेशन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, तो जो किस लिए है, हम ताकि मैनेजमेंट जो है अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे क्या? सबसे पहले तो है कि प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो हैं, वो डाटा प्रोवाइड करते हैं प्लान के लिए, कि कल को अगर फ्यूचर के लिए प्लान बनाना है, तो उसके लिए जो भी डाटा रिक्वायर्ड है, वो सारा का सारा हम देंगे। जैसे कि हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हो गए, कोई जो है फ्यूचर कैश फ्लोज़ हो सकते हैं, हम एक ट्रेंड एनालिसिस बना के दे सकते हैं, सेल्स कितनी है, एक्सपेंसेस कितनी है, ये सारी चीज़ें देने हैं, या बजट्स बना के दे देंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है प्लानिंग और फोरकास्टिंग में भी। क्यों? क्योंकि हम जो डाटा देंगे उसके बेसिस पे हम प्लान करेंगे, कि जैसे अगर मान लो हम जो है पहले साल में 1000 यूनिट्स बेच रहे थे, फिर हमने 1500 यूनिट्स बेची, फिर हम 2000 बेचने लगे। तो अब हमें अगर प्रेडिक्ट करना हो, तो हम बोलेंगे, क्योंकि हमारा 500 से स्टडी ग्रोथ है, तो हम जो है क्या करेंगे, 500 से और बढ़ा के उसको कर देंगे। तो अगर पहले जो है 1500 थी, तो अब हम 2000 का सेल्स टारगेट रखेंगे। तो वो क्या करेगा, प्लान करने में हेल्प करेगा या फोरकास्ट करने में हेल्प करेगा। सेकंड है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। मतलब कि
ये जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो है अलग-अलग कॉम्प्लेक्स चॉइसेस, जैसे हम पढ़ते हैं कि डिसीजन मेकिंग कब हमारे पास होती है, जब हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं तब। तभी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास मान लो कोई एक ही चीज़ है, जैसे मेरे पास एक ही मिठाई रखी है, तो मेरे को पता है कि मेरे को यही खानी है। अगर मेरे पास 4-5 अलग-अलग तरीके की मिठाई रख देंगे, तो मेरे को ये होगा कि मैं कौन-सी खाऊँ, तो वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो जाता है। तो डिसीजन मेकिंग करनी जो है वो ज़रूरी है। तो वो क्या करते हैं कि अलग-अलग कॉम्प्लेक्स चॉइस, जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं उनको लेते हैं। जैसे कि मेक और बाय, कि हम खुद बनाएँ या बाहर से लें। हाउ टू प्राइस अ न्यू प्रोडक्ट, कि जो नया प्रोडक्ट है उसकी कितनी प्राइस रखें। उसके लिए मैंने क्या कहा कि हम कॉस्ट शीट जो है देखते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पढ़ा होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से हम प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हम जो है मार्केट को एक्सपेंड करें, या हम एक नया ही प्रोडक्ट लॉन्च करें, नए मार्केट में जाएँ, या फिर जो है हम कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करें, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये सारे क्रूशियल डिसीजंस जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है कि हम इन डिसीजन मेकिंग को कर सकें। फिर है कंट्रोलिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। अब हम क्या करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है कंपेयर करते हैं बजटेड से या स्टैंडर्ड से जो हमने रखे होते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले जैसे मैंने मान लिया कि हम लोग टारगेट फिक्स कर देते हैं कि हमें इतना जो है टारगेट अचीव करना है। अब जब हमारा काम हो गया, उसके बाद हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट्स आ गए। अब हम इनको कंपेयर करके क्या करते हैं कि डेविएशंस देखते हैं। अगर मान लो मैंने ये, जैसे एग्ज़ाम की बात करें नॉर्मल, कि मैंने एग्ज़ाम में रखा था कि मैं 80 मार्क्स लेके आऊँगी, लेकिन मैं जो है एक्चुअल में कितने लेके आई, एक सब्जेक्ट में मैं 75 लेके आई। तो वो क्या है, एडवर्स है। मतलब एडवर्स वेरिएंस है, अनफेवरेबल वेरिएंस है कि कम क्यों आए, तो मैं इसके रीज़न्स फाइंड आउट करूँगी। वहीं अगर मैं जो है 80 की जगह 85 लेके आई, तो मतलब पॉज़िटिव है, मतलब मैंने खुद को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो स्टैंडर्ड जो है कॉस्टिंग जो है इस चीज़ में हेल्प करती है, वेरिएंस एनालिसिस में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही जो पार्ट है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, वेरिएंस को कंट्रोल करने में और एनालाइज़ करने में भी हेल्प करती है। उसके अलावा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। मतलब कि हम जो है जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हम जो है कंपैरिज़न भी करते हैं, तो हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैसा वर्क कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोडक्ट लाइन है, तो वो कैसे काम कर रही है, या फिर जो है कितना हमारी कॉस्ट लग रही है, हम एफिशिएंटली जो है यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी डिसीज़न मेकिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। फिर है फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज। मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स नहीं देखता, ये नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स को भी देखता है कि हमारे पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है, या हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है। तो उससे क्या होगा कि वो जो है स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो है ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है अच्छी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करें। फिर है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। ये तो एक बेसिक है ही है, क्योंकि देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट ही क्या है कि हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन है, तो अगर हम उस जो है मैनेजमेंट को अच्छे से रिपोर्ट कर पाएँ, तो वो ही एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव भी है, की ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज़। मतलब कि अगर हमने क्या कहा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं। तो अगर हम जो है बजट्स बना रहे हैं, एक्चुअल रिज़ल्ट से कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम कहीं न कहीं परफ़ॉर्मेंस को जो इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब उसमें कई एम्प्लॉइज़ हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी परफ़ॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करेंगे कि कहाँ, अगर मान लो कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव कर पाया, तो हम ये देखेंगे कि वो क्यों जो है अचीव नहीं कर पाया, या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन था। अगर सेल्स मैनेजर की बात करें, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉइज़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, और अगर कोई अचीव कर पा रहा है, तो हम उसको रिवॉर्ड्स दे सकते हैं, जो कि एक फाइनेंशियल मोटिवेशन का तरीका है। तो हम जो है मोटिवेट भी कर सकते हैं एम्प्लॉयी को, या उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है अलग-अलग फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास क्या था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेन क्या है कि हम जो क्या करते हैं, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, ताकि जो है वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकें। दूसरा क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें हेल्प करता है प्लानिंग और फोरकास्टिंग में, कि हम प्लान कर सकें आगे के लिए। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हम जो है क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि वेरिएंस जो है उसका एनालिसिस करते हैं कि वो क्यों फेवरेबल या अनफेवरेबल आया है। उसके अलावा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। मतलब कि हम जो है लोगों की परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करते हैं, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, और कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फिर है स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ को बनाने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। हम मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा एम्प्लॉइज़ को भी जो है मोटिवेट करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही जो है ऑब्जेक्टिव है। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट। हमें जो है कुछ कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटीज़, करंट असेट्स, लिक्विड असेट्स और स्टॉक। तो हमारे पास 4 चीज़ें दी हुई हैं। अब हमारे पास क्या है, करंट रेशियो है। करंट रेशियो हमारे पास 2.5 है, लिक्विड रेशियो है हमारे पास 1.5, और वर्किंग कैपिटल हमारे पास 60,000। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, और हमें वो ऊपर की 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो है
फ़ॉर्मूलाज़ याद होने चाहिए। अगर हमें फ़ॉर्मूलाज़ याद होंगे तो भी हम जो है सॉल्व कर पाएँगे वरना नहीं कर पाएँगे। तो अगर आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है कि हमारे पास करंट रेशो दी हुई है 2.5, लिक्विड रेशो है हमारे पास 1.5 और वर्किंग कैपिटल है 60,000। अब हम जो है क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले है करंट रेशो। करंट रेशो का फ़ॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और लिक्विड रेशो की बात करें तो इसका फ़ॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और लिक्विड एसेट्स में क्या आते हैं जो कि रेडी टू कन्वर्ट होते हैं कैश में, उनको हम लिक्विड एसेट्स बोल देते हैं। फिर है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और स्टॉक की बात करें तो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, क्योंकि जो है करंट एसेट और लिक्विड एसेट्स जो है उनमें स्टॉक का फर्क होता है। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स को। तो हमारे पास क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमारे पास 60,000 रुपए दी थी, तो हमने क्या कह दिया कि ये जो है 60,000 है। अब हमारे पास रेशो भी दी हुई है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो 2.5 है। अब जब हम इसको 2.5 इंटू जो है सीएल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 60,000 डिवाइड बाय 1.5, या हमारे पास आ गया है ये 40,000 रुपए। करंट लायबिलिटीज क्या आ गई? 40,000 रुपए आ गई। और अगर हम बात करें वहीं करंट जो है असेट्स की, तो हमारे पास जो है 2.5 इंटू 40,000 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। अब ये कैसे आया? क्योंकि देखिए 2.5 जो है हम क्या करते हैं, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी करते हैं। तो उस वे में जो है हमारे पास 2.5 था। अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज तो आ गई 40,000 रुपए, तो 40 इंटू 2.5 किया तो 40,000 रुपए आ गया, 1 लाख रुपए आ गया। फिर है हमारा सेकंड फॉर्मूला कैलकुलेट करना लिक्विड एसेट्स को। तो हम लिक्विड एसेट्स को कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि करंट एसेट और लिक्विड एसेट में सिर्फ स्टॉक का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? हम स्टॉक को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हमारे पास लिक्विड रेशो भी दी हुई थी और लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या था? लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज और इक्वल टू 1.5। तो अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज की वैल्यू हमें पता है, तो जब हम करंट लायबिलिटीज की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे तो 40,000 इंटू 1.5 आ जाएगा, जो कि हमारे लिक्विड असेट्स आ जाएंगे, जो कि है 40,000, मतलब 60,000 आ गए इनको मल्टीप्लाई करके। फिर स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट असेट और लिक्विड असेट्स को माइनस करके। तो हमारे पास ऊपर हमने कैलकुलेट किया करंट असेट्स और यहाँ पे लिक्विड असेट्स, तो जब इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 40,000। हमारे पास ये आंसर्स आ गए। करंट लायबिलिटीज 40,000, करंट असेट्स 1 लाख, लिक्विड असेट्स 60,000 और स्टॉक 40,000। अगर हम इसको बहुत शॉर्ट में देखें, हमारे पास क्या था? ये था देखिए कि हमारे पास क्या था? करंट रेशो दी है, लिक्विड रेशो दी है और वर्किंग कैपिटल दी है। अब करंट रेशो का फॉर्मूला हमारे पास होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशो का हमारे पास फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी करंट लायबिलिटीज। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब अगर हम सिंपल कैलकुलेशन देखें तो करंट लायबिलिटीज जो है कैसे हम निकालेंगे? तो हमने क्या कर दिया, इसमें जो है करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला लगा दिया। तो हमारे पास आ गया कि ये जो है 2.5 था और 2.5 इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया? इसका इक्वल हम बोल देंगे 2.5 CL। तो हमारे पास करंट एसेट्स आ गया 2.5 CL। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है ये। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? CA की वैल्यू में जो है हम 2.5 CL को एंटर कर देंगे और इससे जो है हम क्या करेंगे? CL को लेस कर देंगे और इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60,000। अब जब हम जो है CL अगर हम देखें तो इसको माइनस करके हमारे पास 1.5 CL आ जाएगा।
और हमारे पास यहाँ आ जाएगा 60,000। क्योंकि हमारी पहली वैल्यू निकालना जो है वो मुश्किल है, जब हमारे पास एक बार वैल्यू आ जाएगी तो हमारा जो है ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम जो है 60,000 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी CL की। तो हमारे पास जो है इसको डिवाइड करके हमारे पास 40,000 आ जाएगा, जो कि हमारा करंट लाइबिलिटीज बन जाएंगी। देखिए ये हमारी 40,000 आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन थी कि CA इक्वल टू 2.5 CL, तो हमने CL में जो है ये 40,000 की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास करंट असेट्स भी आ गए 1 लाख रुपए। और लिक्विड एसेट पे तो हमने मान ही लिया था कि CA माइनस CL जो है होता है। देखिए लिक्विड एसेट्स अपॉन डिवाइड बाय CL इक्वल टू 1.5, तो हमारे पास क्या था, CL था, तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स की वैल्यू भी जो है वो 60,000 रुपीज आ गई। और स्टॉक के लिए हमने CA माइनस जो है LA कर दिया, करंट एसेट और लिक्विड एसेट्स, तो हमारे पास स्टॉक की वैल्यू आ गई। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट पे जाएं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग कैन बी वैल्यूएबल एड टू मैनेजमेंट डिस्कस। कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक है वो एक वैल्यूएबल एड हो सकती है मैनेजमेंट के लिए, कैसे। तो हमने क्या कहा, मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे पहले होता क्या है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हम हमेशा ये कहते हैं कि जब हम जो है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं कंसीडर करते, तो हम उसको जो है वेरिएबल मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का नाम दे देते हैं। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। अब वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है, जो पर यूनिट कॉस्ट होती है, जो कि चेंज होती रहती है। अब जैसे मटेरियल की कॉस्ट है, अगर हम 1 यूनिट बनाएंगे तो मान लो अगर 1 यूनिट के लिए जो है 10 रुपए का मटेरियल लगता है, तो 1 यूनिट के लिए 10 रुपए का मटेरियल लगेगा। अगर 2 यूनिट्स बनाएंगे तो 20 का लगेगा, 3 बनाएंगे तो 30 का लगेगा, और सो ऑन। और वैसे ही अगर हम फिक्स्ड की जो बात करें, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है, मतलब कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है मंथ की वो 50,000 रुपए है। अब हम उसमें चाहे जीरो प्रोडक्शन करें, चाहे 1 करे, 2 करे, 100 करे, 1000 करे, फिर भी हमारी कॉस्ट जो है वो 50,000 ही रहेगी, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। अब हम क्या करते हैं इसमें, कंट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हमने क्या कहा कि हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को जो है कंसिडर करते हैं, तो हमारे पास आ गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। और मार्जिनल कॉस्ट जो है हेल्प करती है कि हम कितने एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए अगर बहुत बेसिक सिनेरियो में हम देखा जाए, हमारी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, तो अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, लेकिन अगर वहीं हम कम प्रोडक्शन करेंगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा हो जाएगी। और ये भी एक सिचुएशन है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो तो होगी ही होगी, चाहे हम प्रोडक्शन करें ना करें। इसलिए क्या होता है, जब भी हमें कोई बिजनेस डिसीजन लेना होता है, तो हम ये सोच के डिसीजन लेते हैं कि हम वेरिएबल कॉस्ट से अगर कंट्रीब्यूशन हमें आ रहा है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि हमारी सेल वैल्यू ज्यादा है और वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो हम प्रोडक्शन करते हैं। इवन कई बार जब बिजनेस लॉसेस में होता है, तब भी वो क्या करता है कि प्रोडक्शन कंटिन्यू रखता है जब तक उसकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है। जैसे ही उसकी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होना बंद करती है, तो वो फिर जो है उसके बाद बिजनेस को शट डाउन कर देता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट प्लानिंग एंड CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या करता है, ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के लिए बहुत ही क्रूशियल मतलब फाउंडेशन है एक तरीके से। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट क्या हुआ कि हम कितनी जो है कॉस्ट पे कितनी ज्यादा वॉल्यूम जो है वो बेच रहे हैं और कितना हमें उस पर प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो मतलब कैसे कैसे हमारी कॉस्ट वॉल्यूम और प्राइसेस जो है वो प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम इसमें लिए ब्रेक इवन कंसेप्ट का जो है बात करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ऐसा सिचुएशन जहां हमारे पास ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है, मतलब टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। और बात करें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, तो हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि मान लो अगर हम जो है हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 10,000 यूनिट्स पे है और हमारे एक्चुअल सेल हो रही है 12,000 यूनिट्स की, तो जो 2,000 यूनिट्स है वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब कि अगर कल को जो है हमारे पास सेल्स कम भी हो जाए, मान लो अगर जो है 10,000 से कम भी हो जाए, तो भी क्या होगा हमारे पास, क्योंकि एक्स्ट्रा थी 2,000 जो है हमारे पास एक्स्ट्रा थी, तो उससे क्या होगा हमारा जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन बनी रहेगी ब्रेक इवन पॉइंट, ना कि हम लॉसेस में चले जाएंगे। उसके बाद है फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कि अब क्या है कि हमें ये हेल्प करता है सेलिंग प्राइस को भी फिक्स करने में। कैसे, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या होता है
प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस में क्या होना चाहिए, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट होनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी, और फिर उसके बाद प्रॉफिट देना चाहिए। लेकिन जब हम स्पेशल प्राइसिंग करते हैं, मान लो आप रेगुलर प्रोडक्शन करते हो, आपके पास कोई स्पेशल ऑर्डर आ गया, तो आप उसको, या आपको कोटेशन जो है एंटर करनी है, आपके पास कैपेसिटी है, तो आप कितने प्राइस पे एंटर करोगे, तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो उस चीज में हेल्प करता है। हम यहाँ पे देखिए, अगर हमें कोई नए फॉरेन जो है मार्केट एक्सप्लोर करनी हो, उसके लिए आइडल प्लांट कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है, या जो है हमें कोई ट्रेड डिप्रेशन को सरवाइव करना है, या कोई पेरिशेबल या ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो उन सब के लिए जो है ये हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास जो है मेक और बाय डिसीजन, मतलब कि हमें खुद बनाना है या जो है बाहर से खरीदना है, ये भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग की ही हेल्प से करते हैं। कैसे, अगर मान लो मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, अगर जो है हमें वेरिएबल कॉस्ट के बाद भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, तो हम जो है उसको बनाना ज्यादा कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है एडिशनल जो है यूटिलाइजेशन है, मतलब हमारे पास जो है एबिलिटी है कि हम कर सकते हैं प्रोड्यूस, तो हम उसको बनाने की ट्राई करेंगे, ना कि बाहर से खरीदने की। अब अगर जो सप्लायर जो है, सप्लायर का प्राइस कम है, जो हमारी कॉस्ट लग रही है, तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से खरीद लेंगे। लेकिन अगर हमारी कॉस्ट कम है, तो हम जो है अंदर अपना इन हाउस प्रोडक्शन कर लेंगे। पर अगर वही है कि अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को भी कंसीडर करेंगे, तो फिर हमारी कॉस्ट हो सकता है ज्यादा ही हो, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करें, तो जितना जो है हम बाहर से खरीद रहे हैं, उससे कम कॉस्ट पे हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्टिंग उसमें में भी हेल्प करती है। फिर है ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट मिक्स, कि हमें जो है किस प्रोडक्ट को जो है कितना जो है रखना है या हटाना है, कुछ भी है, एलिमिनेट करना है, उस चीज को भी जो है मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है। जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा हम उस प्रोडक्ट को रखेंगे, जिसका कंट्रीब्यूशन कम होगा हम उस प्रोडक्ट को हटा देंगे। उसके अलावा मैनेजिंग और की लिमिटिंग फैक्टर, मतलब कि कई बार क्या होता है, जैसे हमारे पास कमी होती है किसी चीज की, तो हम उसको लिमिटिंग फैक्टर का नाम दे देते हैं, कि जैसे स्किल्ड लेबर है, हमारे पास स्किल्ड लेबर लिमिटेड है, तो हम ये देखेंगे कि जिस जो जो है यूनिट स्किल जो लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, हम उसको प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू जो है किसी दूसरी से। जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो, मशीन आवर्स की शॉर्टेज हो, या स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो, और इसको हम जो है की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर का नाम दे देते हैं। तो ये क्या करता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हटा के हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर करते हैं। तो जिसका जो है ज्यादा होगा जनरेट, हाई कंट्रीब्यूशन होगा, वो लिमिटिंग फैक्टर, हम उसको जो है प्रायोरिटी देंगे। उसके अलावा है इवेलुएट ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन मेथड, हमारे पास अलग अलग प्रोडक्शन मेथड है, हो सकता है लेबर वाले हैं, ऑटोमेशन वाले हैं, तो हम किसको डिसाइड करेंगे जिससे हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। और फिर है शट डाउन और कंटिन्यू डिसीजंस, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर जो है वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही है, तो हमें बंद कर देना चाहिए। तो वैसा ही है कि जब तक जो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, तब तक जो है हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट भी जो है रिकवर नहीं होगी, तो हम उसको बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या डिसीजन मेकिंग टूल है, जो कि मैनेजमेंट को बहुत से डिसीजंस में हेल्प करता है। जैसे हमने ही पढ़ा कि शट डाउन करना है या कंटिन्यू रखना है, हमें जो है आउटसोर्स करना है या खुद बनाना है, या फिर हमें प्रोडक्ट मिक्स क्या डिसाइड करना है, लिमिटिंग फैक्टर के बेसिस पे हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, ये सारी चीजें जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग डिसाइड करता है। फिर है अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ टू पीरियड्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंसर्न। हमारे पास जो है 2 साल की फिगर दी है, जिसमें सेल और कॉस्ट दी है, तो 2022 और 2023। अब हमारे पास क्या है, 2022 की सेल दी है 1 लाख रुपए, और 2023 की सेल दी है 1,20,000 रुपए, और कॉस्ट है हमारे पास 2022 की 85,000 और 23 की है 97,000। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है, पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, हमने प्रॉफिट, जब हमें जो है एस्टिमेटेड सेल है 1,25,000 रुपए की, और सेल्स, कितनी सेल्स हमें करनी है जब हमें जो है प्रॉफिट अर्न करना है 20,000 रुपए का। तो इसको अगर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो है प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे कि दोनों सालों में प्रॉफिट कितना है। तो अगर हम 1 लाख और 85,000 को माइनस करें, तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। और वहीं अगर हम 2023 की बात करें, तो 1,20,000 की सेल्स है और हमारे 97,000 की कॉस्ट है। तो अगर हम इनको भी लेस करके देखें, तो हमारे पास इसमें भी प्रॉफिट बन रहा है 23,000 रुपए का। अब हमें जो है क्या करना है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है पीवी रेशियो का फॉर्मूला देखना पड़ेगा।
पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। जब हम 2 साल के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो हम लोग करते हैं चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स। तो हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट कितना है? पहले 15,000 था, फिर 23,000 था। तो इन दोनों का क्या डिफरेंस हुआ? 8,000। तो पीवी रेशियो के लिए हम क्या कर देंगे? 8,000 ऊपर चेंज इन प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में 8 के लिख रही हूँ। और जब हम बात करेंगे चेंज इन सेल्स तो हमारे पास कितना है? 20,000 का जो है चेंज इन सेल्स है, तो हमारी 20,000 नीचे आ जाएगी। अब जब हम इनको जो है डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटू 100 परसेंटेज में हमने करना है। हमारे पास आ जाएगा 40%। तो हमारी पीवी रेशियो कितनी है? 40%। और हमने ये कैसे कैलकुलेट की? चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स। उसके बाद हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की टाइम आती है। तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है दोनों पीरियड्स के लिए सेम रहेगी। तो हम क्या करेंगे? 2022 का डाटा लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट का हमारे पास फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस जो है हम कर देंगे प्रॉफिट को, जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया है वो। तो हमारे पास सेल्स कितनी थी? 1,00,000 रुपए थी। और हमारे पास जो है पीवी रेशियो क्या आई? 40%। तो 1,00,000 का 40% कितना हुआ? 40,000 रुपए। और 40 से जो है हम 15,000 रुपए लेस कर देंगे। तो हम लोग जो है 40,000 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। 40,000 माइनस जो है हम क्या करेंगे? 15,000 हमारे पास प्रॉफिट है, तो 15,000 रुपए लेस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 25,000। तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 25,000। इसके बाद हमारे पास अगला है ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए जो है सबसे पहले हम जो है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अगर देखें तो ये फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास 25,000 और पीवी रेशियो है हमारे पास 40%। तो जो है हम जब 25,000 डिवाइड बाय 40% करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट का है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो है हमारे पास अ, हमेशा जो है फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर हमें फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट नहीं देखना चाहते हैं या आप न्यूमेरिकल पार्ट नहीं सॉल्व करते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जब हम 25,000 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो हमारे पास जो है ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 62,500 का। 62,500। अगला हमारे पास है कि अगर हमें जो है प्रॉफिट आ जाता है, मान लो अगर एस्टिमेटेड सेल जो है हमारी 1,25,000 रुपए है तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए भी जो है हमारे पास फॉर्मूला है कि हम क्या करेंगे? सेल्स इंटू पीवी रेशियो कर देंगे। उससे हमारे पास क्या है? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और उससे हम जो फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। और अगला है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, कि हमें कितनी सेल्स चाहिए कि हम 20,000 जो है अर्न कर सकें। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास था पीवी रेशियो, तो हमने क्या किया? प्रॉफिट निकाल दिया सेल्स माइनस कॉस्ट करके। इसमें 15,000 आ गया और इसमें 23,000 आ गया। फिर हमने पीवी रेशियो जो है वो निकालनी थी। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। तो अब चेंज इन प्रॉफिट हमारे पास कितना था? 23 माइनस 15 8,000 रुपए। और चेंज इन सेल्स था 1,20,000 माइनस 1,20,000 रुपए। तो हमारी पीवी रेशियो जो है ये आ गई 8,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100। तो हमारी पीवी रेशियो जो है 40% आ गई। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट था कि फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? अब कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं? सेल्स इंटू पीवी रेशियो से। सेल्स इंटू पीवी रेशियो यहाँ पे गलत हो गया है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो से। तो जो है हम क्या करेंगे? अब फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेल्स इंटू जो है पीवी रेशियो करेंगे माइनस प्रॉफिट कर देंगे। उससे हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास जो है यहाँ पे देखिए 40,000 माइनस 15,000, ये 25,000 हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई।
और वैसे ही सेम अगर 2023 के डाटा को भी देखें तब भी हमारे पास 25,000 रुपये कॉस्ट आ गई, तो हमारी फिक्स कॉस्ट है 25,000। फिर हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट की, तो मतलब जहाँ नो कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो है वो मतलब इक्वल होती है टोटल रेवेन्यू को, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमने क्या कहा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन है तो 25,000 जो है डिवाइड बाय 40% करेंगे तो हमारे पास 62,500 आंसर आ जाएगा। फिर है कि अगर हमें प्रॉफिट जो है वो अर्न करना है, प्रॉफिट कितना होगा अगर हमारी सेल 1,25,000 होगी, तो हमारे पास देखिए 1,25,000 सेल्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पीवी रेशियो अगर देखें तो 40% है, मतलब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रेट कितना है, हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 50,000 रुपए, इसको मल्टीप्लाई करके, और फिर हम इससे जो है अपने फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25,000 रुपए। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया 25,000 रुपए। और लास्ट में है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। हमें कितनी जो है सेल्स चाहिए ताकि हम 20,000 रुपए प्रॉफिट अर्न कर सके, तो सबसे पहले है रिक्वायर्ड सेल्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी 25,000 प्लस हमें जितना प्रॉफिट चाहिए वो, तो हमने जो है 25 प्लस 20 कर दिया और डिवाइड बाय पीवी रेशियो जो कि 40% थी, तो हमारी रिक्वायर्ड सेल आ गई इतनी, 1,12,500। तो ये हमारे जो है समरी है आंसर्स की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मैनेजरियल एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जो है सेपरेट करता है ताकि हम कंट्रीब्यूशन जो है वो अर्न कर सकें। तो हमारे पास जो है प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है मैनेजरियल कॉस्ट की, जो मैंने पहले भी पढ़ाया था, ये रिपीटेटिव ही है मोस्टली। तो मेक और बाय डिसीजन कि हम क्या करेंगे, बनाएंगे या बाहर से बाय करेंगे। तो अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है बाहर की सप्लायर की प्राइस से कम है तो हम खुद बनाएंगे, अगर ज़्यादा है तो हम बाहर से खरीद लेंगे। उसके अलावा प्राइसिंग डिसीजन एंड स्पेशल ऑर्डर कि हम जो है कितना प्राइस करेंगे, ये भी इस चीज़ पे डिपेंड करता है मार्जिनल कॉस्टिंग पे। और स्पेशल ऑर्डर की हमारे पास अगर एक्सेस कैपेसिटी है तो हम क्या करेंगे, अगर कोई स्पेशल ऑर्डर मिल रहा है तो वो वेरिएबल कॉस्ट पे जो है ले लेंगे। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है रिकवर हो रही है उतने प्राइस पे हम ले सकते हैं। उसके बाद है सेलेक्टिंग ऑफ द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स, मतलब कि हमारे पास जो है अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं तो हम कैसे जो है किस कॉम्बिनेशन में बनाएँ, तो वो भी हम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होगी उसके बेसिस पे रैंक करेंगे प्रोडक्ट्स को और उस बेस पे हम बनाएँगे। फिर है एप्लीकेशन इन लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टिंग सिनेरियोज़, मतलब कि एक लिमिटिंग फैक्टर है, कोई कंस्ट्रेंट है तो हम जो है उसके कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर को देखेंगे और उस हिसाब से बनाएँगे। जैसे इसमें एग्जांपल भी है कि अगर मशीन आवर्स जो है वो लिमिटेड है, तो कंपनी क्या करेगी, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ज़्यादा है, हम उसको बनाने की ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मशीन आवर्स लिमिटेड है। फिर है शटडाउन और सस्पेंडेड डिसीजंस। इसमें क्या है कि अगर इकोनॉमिक रिसेशन है, ऑफ सीजन है या बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो हो सकता है कंपनी जो है अपने टोटल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए स्ट्रगल कर रही हो। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें शट डाउन कर देना है या जो है क्या करना है। तो मैनेजमेंट जो है ये डिसाइड कर सकती है कि वो टेम्परेरीली जो है शट डाउन कर दे या वो लॉस पे जो है चलती रहे। तो मैन मार्जिनल कॉस्टिंग ये चीज़ डिसाइड करने में हेल्प करती है। कैसे? अगर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो रिकवर हो रही हैं, तो हम जो है कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अगर जो है हमारा जो है वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही तो हम क्लोज़ कर देंगे। इसका बेसिक रीज़न क्या है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रही है, तो मतलब कि ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट ही हमें बियर करनी पड़ रही है, बाकी वो तो हमारे पास लग रही है। बट वरना हमें क्या करना पड़ेगा, 100% ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमें आउट ऑफ पॉकेट ही जो है वो करनी बियर करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर मान के देखो कि अगर कोई ₹100 जो है, हमें अगर पर यूनिट ₹10 का भी प्रॉफिट हो रहा है उससे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर हमारी कंट्रीब्यूशन हमारे पास जो है वो है, ₹10 का भी है, तब भी हमारा ₹10 कम कॉस्ट जो है बियर हो रही है। फिर है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन मेथड्स। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे अगर मशीनरी से लेना है, लेबर से लेना है, तो किस वे में लेना है, उस चीज़ के लिए जो है हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वो लेबर से जो है ज़्यादा है, तो हम लेबर को यूज़ करेंगे, अगर मशीनरी से ज़्यादा है तो मशीनरी को यूज़ करेंगे। उसके अलावा मेंटेनिंग अ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, कि हमें एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट को मेंटेन करना है, तो उसके लिए भी हमें जो है मार्जिनल कॉस्टिंग की हेल्प लगती है। अब इसमें भी क्या है, हमने जैसे ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया कि डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है कि हम फिक्स्ड कॉस्ट और जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट है, उसको डिवाइड कर देते हैं पीवी रेशियो से, तो हमारे पास आ जाता है डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट जितना भी हमें चाहिए, उसके हिसाब से कितनी सेल्स होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमेरिकल है कि हमारे पास जो है डाटा दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट है 50,000, वेरिएबल कॉस्ट है ₹10, सेलिंग प्राइस है पर यूनिट ₹20। अब हमारे जो है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, ए बी। अगर हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 2000 यूनिट्स पे शिफ्ट हो जाता है तो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होना चाहिए। और थर्ड है कि नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा अगर सेलिंग प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाता है 10% से। तो सबसे पहले तो हम ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देखेंगे।
तो ब्रेक इवन पॉइंट का जो है फॉर्मूला होता क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस या माइनस जो है हम बोल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट, या फिर हम जो है इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इससे जो है हमारे पास ब्रेक इवन जो है वो यूनिट्स में आ जाएगा। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमारे पास जो है 50,000 है फिक्स्ड कॉस्ट, और हमारे पास जो है कंट्रीब्यूशन कितना है? सेल प्राइस है हमारे पास 20 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए, तो 20 - 10 माने 10 हमारे पास है कंट्रीब्यूशन। तो हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा अगर हम इससे लेस करें ये, तो हमारे पास 5,000 यूनिट्स जो हैं वो हमारी ब्रेक इवन पॉइंट है इन यूनिट्स। मतलब अगर हम 5,000 यूनिट जो है वो सेल कर देंगे तो हमारी जो है सेल्स बराबर हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड है, अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट शिफ्ट कर जाता है 2,000 यूनिट्स पे, तो फिर हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा? इसके लिए हम कैसे देखेंगे कि नया ब्रेक इवन पॉइंट 2,000 यूनिट है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारे पास 50,000 रुपए है, डिवाइड बाय जो हमारे पास नया सेलिंग प्राइस होगा वो, माइनस जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि हमारी क्या थी, 10 रुपए थी, और हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है 2,000 रुपए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SP - 10, और ये हम अगर यहाँ ले आए तो हमारे पास आ जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 2,000। तो हमारे पास आ जाएगा SP सेलिंग प्राइस -10 इज इक्वल टू 25। अब जब हम जो है 25 जो है 25 अगर ये हम इस साइड ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 25 + 10 जो कि है 35। तो हमारा नया सेलिंग प्राइस जो है वो क्या बन जाएगा, 35। इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है, व्हाट वुड बी द न्यू बीईपी, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा नया अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 10% से कम हो जाता है। तो अगर मान लो हमारे पास ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था 20 रुपए का, तो अगर हम 10% से कम कर देंगे तो 20 का 10% कितना हुआ, 2, और अगर हम जो है 20 - 2 कर देंगे तो हमारे पास आ गया 18। तो हमारे पास नया सेलिंग प्राइस आ गया 18। उसी वे में जो है अब हम कंट्रीब्यूशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास कंट्रीब्यूशन है 10 रुपए, तो 18 से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 रुपए कंट्रीब्यूशन रह जाएगा। अब जो है हम क्या करेंगे, जो फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 रुपए की, उस पे जो है हम अगर डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से, डिवाइड बाय 8, तो हमारे पास आ जाएगा 6250। तो ये हमारी जो है नया ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम पूरा क्वेश्चन जो है वो एक ही फॉर्मूला पे टिका हुआ था, वो है ये फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले हमने जो है बेसिक निकालने के लिए जो वैल्यूज दी है उनको ही हमने वैल्यूज में फॉर्मूला में पुट किया और हमारा 5,000 यूनिट्स आ गया। फिर हमने जो है 2,000 जो है जब हमारे पास यूनिट्स दी थी, तो हमने नया सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो एंटर कर दी, और इसी को सॉल्व करके हमारे पास फिर से जो है 35 नया सेलिंग प्राइस आ गया। और जब हमें जो है ये दिया है कि सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया, तो हमने उसको एज़ इट इज़ चेंज करके जो है फॉर्मूला में पुट किया, तो हमारे पास नया ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया।
अगर हम यहाँ पे देखें सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास दिया था 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए और सेलिंग प्राइस 20 रुपए। अब हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन निकाल दिया 10 रुपए, जो कि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके निकाल दिया। अब हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है, इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमने क्या किया, 50,000 डिवाइड बाय 10 कर दिया और हमारे पास 5,000 आ गया। तो मतलब कि 5,000 यूनिट्स अगर हम बेचेंगे, तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अगर हम वैल्यू में देखना चाहें, तो हम उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 1,00,000 रुपए आ जाएगा। अब जब हमारा जो है ब्रेक इवन पॉइंट ही 2000 यूनिट्स पे शिफ्ट हो गया है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? इसके लिए हमने क्या देखा कि नया ब्रेक इवन पॉइंट है 2000 यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट है 50,000 रुपए जो कि सेम है और वेरिएबल कॉस्ट भी 10 रुपए है। हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले में जो है एंटर कर दी वैल्यूज, बीईपी 2000 हो गया, फिक्स कॉस्ट 50,000, नया एसपी सेलिंग प्राइस हमारे पास था नहीं तो हमने वो नहीं लिखा और ये -10 हो गया। अब जब हमने इस क्वेश्चन को फिर से इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास 35 रुपीज पर यूनिट आ गया। और फिर है थर्ड, हमने क्या किया, प्राइस को रिड्यूस कर दिया। तो जब हम ओरिजिनल प्राइस 20 रुपए था, उसको रिड्यूस करके जो है हमारे पास 18 रुपए बच गया। अब हम इस फॉर्मूला को भी जो है, अब हमने नया जो है कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर लिया। सेम फॉर्मूला में हमने जो है वैल्यूज को पुट किया और हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बजटरी कंट्रोल सिस्टम और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम? बजट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं, कि अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो है बजटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया बजटरी कंट्रोल सिस्टम। तो ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट टूल है, जिसमें हम कंटिन्यूअस प्लानिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं और इवेलुएट करते हैं अपने फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को, जो बिजनेस की भी है। तो अब जो है बजट्स, जैसे कि अगर हम नॉर्मल भी सिनेरियो देखें, अगर हम बहुत बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करें, तो हमारे पास क्या है, जब हम कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं या हमें कहीं जाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर हम बस के थ्रू जा रहे हैं, तो हमारा कितना फेयर लगेगा, हमने वहाँ पे रुकना है तो उसकी कॉस्ट लगेगी, खाने-पीने की कॉस्ट है, कुछ खरीदना हो उसकी कॉस्ट है। तो हम उन सबका जो है बजट बनाते हैं एक। पर ज़रूरी थोड़ी कि आप जो बजट बना के जाओ, वही बजट जो है वही अमाउंट सेम लगे, तो बजट का वेरिएंस भी हो सकता है। वैसा ही सेम ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी है, कि बजट जो है कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने हर काम के लिए जो है बजट बनाती है, प्री डिटरमिन्ड जो है वो रखती है कि हम इतना-इतना कॉस्ट जो है वो लगेगी। पर हो सकता है वो ज़्यादा भी हो, कम भी हो। तो बजट हमारा क्या है, एक मैनेजमेंट टूल है, जिसमें हम प्लान करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं अपनी फाइनेंशियल या ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को। अब अगर हम देखें, बजट कंट्रोल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है बजट। बजट क्या होता है, एक प्लान जिसमें हम एडवांस में जो है अपने कॉस्ट वगैरह, गोल्स वगैरह रखे रखते हैं। और कंट्रोल क्या हुआ, कि जो हम चेक करेंगे कि हमने प्लान्ड और एक्टिविटी में कितना डिफरेंस था वो। तो बजटरी कंट्रोल का मतलब क्या है, कि हम बजट्स को जो है एस्टेब्लिश करेंगे, कि हम क्या करेंगे, बजट्स को बनाएँगे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, और उनको जो है एक्चुअल आउटकम से जो है कंपेयर करेंगे। क्योंकि कंट्रोल भी हमारे पास दिया हुआ है। तो इससे क्या होगा, हम वेरिएंसेस कैलकुलेट कर पाएँगे और वेरिएंसेस को एनालाइज़ करके हम अपने बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन की बेटर डिसीज़न मेकिंग कर सकेंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले तो यही है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट जो है आगे के लिए देखती है, फ्यूचर के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या प्लान्स हो सकते हैं, वो सारा देखेगी, ना कि ऐसा देखेगी कि चलो जो हो रहा है वो होने दो। तो वो भी एक फैक्टर है। उसके अलावा फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, मतलब कि एक मास्टर बजट बनाया जाता है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में जो है, सभी डिपार्टमेंट्स का बजट बनाया जाता है। सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया, फाइनेंस हो गया। इससे क्या होगा, कि जो अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सिंक में काम करेंगे, एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के काम करेंगे। ये नहीं होगा कि सेल्स वाली बोलती है कि मैं तो बहुत सेल्स बढ़ाऊँगी, प्रोडक्शन वाला बोलता है कि मैं बहुत प्रोडक्शन करूँगा। मान लो अगर हमारे पास बजट ना हो, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करती रहे पर सेल हो नहीं रही। उससे क्या होगा, पाइल अप होगा स्टॉक हमारा, वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो जब हम बजट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो उससे जो है वो एक सिंक में काम होगा, ये पूरा कोऑर्डिनेशन में काम होगा। उसके बाद है इफेक्टिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल। ये बजट से क्या होता है, हम बेंचमार्क सेट कर देते हैं और हम एक्चुअल जो है रिजल्ट्स को उससे कंपेयर भी करते हैं। तो उससे क्या होता है, इवैल्यूएट भी होता है और हमारा एक बेंचमार्क सेट होता है कि हमें इतना काम करना है, या जो जब भी हमारे पास टारगेट्स होते हैं, तो हम ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। फिर है आइडेंटिफाइज इनएफिशिएंसी, मतलब वेरिएंस एनालिसिस, कि हमारा जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो बजट से जो भी हमारे पास डिफरेंसेस आए, वो क्यों आए, उसके क्या रीजंस हैं, और हम उसको फाइंड आउट करते हैं और सॉल्व करते हैं। उसके बाद है कॉस्ट कंट्रोल एंड डिडक्शन, कि हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर कई बार हम करते हैं,
हम जो है ये भी देखते हैं कि हम कैसे वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ हमारा जो है वेस्ट जा रहा है, कहाँ हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारा भी हम बजट में जो है प्लान करते टाइम देख सकते हैं। फिर है फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, कि जो भी लोग अगर बजट का प्लान कर रहे हैं, कोई बजट बना रहे हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करते हैं कि तू अगर जैसे मान लो कोई ऑफिस में ही है या फिर जैसे और मतलब कॉलेज में है, स्कूल में है, वहाँ पे कोई पार्टी होती है, मान लो अगर आप लोग एक गेट टुगेदर रख रहे हो, तो आप हर एक पर्सन को असाइन करोगे कि तू ये लेके आना या तू जो है ये बलून्स लेके आना, तू डेकोरेशन कर लेना, तू ये काम कर लेना। तो वो जो है क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, अथॉरिटी भी फिक्स होती है। फिर है मोटिवेट एम्प्लॉयी, अगर क्लियर गोल्स हों, उनको बताया हो कि आपको क्या काम करना है, कितना काम करना है, तो वो भी मोटिवेटेड होते हैं। जब हमारे पास टारगेट्स होते हैं, तो हम उसको जो है अचीव करने के लिए काम भी करते हैं और वो जो टारगेट्स अचीव होंगे, उससे हमें जो है रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो वो भी एक एम्प्लॉयी की मोटिवेशन का काम करता है। फिर है ऑप्टिमाइज़ रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि हम पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कितने जो है मतलब स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि हमारे पास इतने जो है रॉ मटेरियल लगेगा, इतने जो है हमारे रिसोर्सेज़ यूज़ होंगे और हमारा इतना इनपुट लगेगा, इतना आउटपुट आएगा। उससे क्या होगा, हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं अच्छे से, क्योंकि अगर कहीं वेस्टेज हो रही है, एबनॉर्मल वेस्टेज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि क्यों वो रीजंस है, क्या रीजंस है। कोई एम्प्लॉयर अगर है, कोई एम्प्लॉई है जो लापरवाही कर रहा है, नहीं अच्छे से काम कर रहा है, या कोई नेचुरल रीजन है, कुछ भी है, कोई सिस्टम में गड़बड़ी है, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे हमारी कॉस्ट इंप्रूव होगी और अगर कॉस्ट इंप्रूव होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। उसके बाद है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, क्योंकि जो है बजट जो है वो टॉप मैनेजमेंट बनाती है और वो कम्युनिकेट कर देते हैं लोअर मैनेजमेंट तक या लोअर लेवल ऑपरेशनल लोगों तक भी। तो उससे क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन भी होती है, एक दूसरे के साथ इम्प्रूवमेंट होती है और जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, वो अचीव होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बजटेड एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर फर्निश्ड बिलो। मतलब कि बजटेड एक्सपेंसेस दिए हैं 10,000 यूनिट्स के लिए, जिसमें हमारे पास दिया है मटेरियल 70, लेबर 25, वेरिएबल ओवरहेड्स 20 और फिक्स्ड ओवरहेड्स 10। अब हमारे पास क्या है, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड है 5, सेलिंग एक्सपेंसेस जिसमें 15% फिक्स्ड है वो है 13, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जिसमें 20% फिक्स्ड है वो है 7, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो 50,000 के हैं, इसमें भी जो है ₹5 जो है पर यूनिट है और टोटल हमारा 155 बन जाता है। अब ये हमें कहते हैं कि हमें 8,000 यूनिट्स के लिए प्रिपेयर करना है बजट। ये 10,000 यूनिट्स का है और हमें 8,000 यूनिट्स का करना है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल बजट का। तो सबसे पहले अगर हमें बजट बनाना है 8,000 के लिए, तो हमें जो है फ्लेक्सिबल बजटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले है वेरिएबल कॉस्ट, कि कौन-सी जो है पर यूनिट कॉस्ट है जो कि जो है चेंज नहीं होगी ऐसे। अब जैसे डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स है, ये पर यूनिट कॉस्ट है, ये पर यूनिट के हिसाब से चलेगी, ये चेंज नहीं होगी। फिक्स्ड कॉस्ट कौन-सी है, जो कि कांस्टेंट रहेगी टोटल में और वो पर यूनिट के हिसाब से जो है पर यूनिट के हिसाब से चेंज होगी, लेकिन अगर ऐसा बोले टोटल में वो सेम रहेगी, तो वो हम डिटरमिन करेंगे। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कुछ जो है कॉस्ट क्या होती हैं, थोड़ी-सी फिक्स्ड होती हैं, थोड़ी-सी वेरिएबल होती हैं। जैसे हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस है, इसमें इन्होंने कहा है कि 15% फिक्स्ड है, तो 13 का अगर हम 15% निकाल देंगे या फिर जो हम 13 जो है 10,000 इंटू 13 जो है 10,000 है हमारे पास यहाँ पे, तो 13,000 जो है 1,30,000 रुपए, अगर हम उसका 15% निकालेंगे तो वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, बाकी पर यूनिट कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस देखिए, जैसे 10,000 इंटू 13 है, 1,30,000 रुपए आ गया। इसका फिक्स्ड पोर्शन है 19,500, वेरिएबल पोर्शन है 1,10,500, जिसमें जो है अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.05 जो है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो हम क्या कर देंगे, इसमें ये वाली पर यूनिट कॉस्ट है, तो हम ये 8,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली टोटल कॉस्ट है, तो ये हम फिक्स रखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ₹7 पर यूनिट। तो हमारे पास क्या है, देखिए 10,000 इंटू 7 70,000 है, तो हमारे पास फिक्स्ड पोर्शन, इसमें भी 20% जो है फिक्स्ड पोर्शन है, तो 14,000 फिक्स्ड है और बाकी जो है पर यूनिट 5.60 हमारे पास आ जाएगी। अब फ्लेक्सिबल बजट जब हम बनाएंगे 8,000 यूनिट्स के लिए, तो हमें देखिए मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स, तो हमने कैलकुलेशन कर ली, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट ले ली और ये टोटल अमाउंट आ गई। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है, तो हमने क्या कह दिया था कि जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि कुछ फिक्स्ड है, कुछ जो है वेरिएबल है। तो फिक्स्ड जैसे 19,500 फिक्स थी और ये वेरिएबल पर यूनिट थी, तो हमने इनको जो है यहाँ पे एंटर करके ये बना दिया। जब आप इनको सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स को, तभी आपको ये समझ आ जाएगा। तो अगर हो सके तो आप कॉपी पेन लेके सॉल्व करने की ट्राई करो, और अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, इसमें सेम है कि हमने जो है जो फिक्स्ड है वो यहाँ पे लिख दी, उसके हिसाब से पर यूनिट कैलकुलेट किया और जो वेरिएबल है वो पर यूनिट 8,000 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई
फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी टोटल ही रहती है, तो हमने 1,50,000 लिख दिया, तो ये हमारा जो है फ्लेक्सिबल बजट बन के तैयार हो गया। फिर है हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। डिस्कस द प्रीलिमिनरी स्टेप्स फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है, होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और हमारे पास क्या क्या स्टेप्स है। प्रीलिमिनरी स्टेप्स मतलब कि अगर हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करनी है तो हमें उसको अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, ताकि जो है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अच्छे से अप्लाई हो सके। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कंट्रोल टेक्निक है जो कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यूज़ करते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, हम प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं हर चीज़ के लिए, जैसे मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड्स के लिए। हम पहले से जो है फिक्स रखते हैं कि हमारी इतनी यूनिट्स बनेंगी या इतने रेट पे बनेंगी, और फिर हम जो एक्चुअल प्रोडक्शन होती है उससे उसको कंपेयर करते हैं और हम वेरिएंसेस को कैलकुलेट करते हैं और एनालाइज़ करते हैं उन वेरिएंसेस को। तो ये हमारा जो है शॉर्ट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। देखिए, तो हम क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व सेटिंग प्री डिटरमिन्ड साइंटिफिकली कैलकुलेटेड। हम जो है साइंटिफिकली कैलकुलेट करके कॉस्ट जो है डिसाइड करते हैं मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और ओवरहेड्स के लिए। और जो है हम जो एफिशिएंट नॉर्मल कंडीशंस में जो है होगी। फिर है कि अगर प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, फिर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम एक्चुअल कॉस्ट से जो है कंपेयर करते हैं और इन दोनों के डिफरेंसेस को हम वेरिएंस का नाम दे देते हैं। अब जो एक्चुअल कॉस्ट अगर ज़्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, मान लो अगर मैंने माना था कि मेरे 10 यूनिट जो है ₹100 में बनेंगे, लेकिन एक्चुअल में 10 यूनिट जो है मेरे ₹120 में बने, तो वेरिएंस है जो कि अनफेवरेबल है, एडवर्स वेरिएंस जिसको हम कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्यों है, क्या है, इसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे, व्हाट, हाउ, व्हेन, कि कैसे, क्यों और कब जो है हमारे पास जो है ये एडवर्स वेरिएंसेस आए। अगर जो है हमारी एक्चुअल कम है और हमारे जो है स्टैंडर्ड जो है ज़्यादा है, तो मतलब हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है कि हमने सोचा था कि ज़्यादा लगेंगे पर कम लगे, तो वो एक अच्छी बात है, फेवरेबल है। बट हम उसके लिए भी एनालाइज़ करेंगे कि हमने क्यों इतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स रखे थे, या फिर हमारा जो है स्टैंड और एक्चुअल कॉस्ट जो है लो कैसे हो गई, वो चीज़ भी। तो इन शॉर्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फोकस करती है कि वो जो है अकाउंटिंग ना करके सिर्फ वो जो है फ्यूचर कॉस्ट को भी कंट्रोल करे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंस है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो इससे क्या है, सबसे पहले तो इफेक्टिव कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि हम पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। तो हम लोग जो है रीजंस फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट वगैरह के, तो इससे जो है इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल होता है। दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब कि हम लोग ये नहीं देखते, जैसे हमारे पास 2 टाइप्स की मैनेजमेंट होती है, एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होती है और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होती है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या बोलती है कि ऑब्जेक्टिव्स को देख के जो है हम उस हिसाब से उनको मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है कि जो नॉर्मल चल रही है, मैनेजमेंट को उस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा वेरिएंसेस है, वहाँ पे जो है मैनेजमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वो हो गया। उसके बाद आया हमारे पास परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि जो है स्टैंडर्ड्स जो है हमारे पास एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का भी काम करते हैं। ऑब्वियसली हमने बेंचमार्क सेट किया था, हमने एक्चुअल काम किया, तो हमने कैसा परफॉर्म किया एज़ पर स्टैंडर्ड्स जो है, हम उसको भी इवैल्यूएट करते हैं, तो वो भी इसकी इम्पोर्टेंस है। उसके अलावा फॉर्मुलेटिंग प्राइसिंग पॉलिसीज़, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है प्रीडिटरमिन्ड होती है, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट को अलाउ करती है कि वो प्राइसेज़ को कोट कर सके या बिड कर सके, क्योंकि देखो हमने स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट फिक्स की है। तो अगर कोई हमें पूछता है या हमें कोई बिड देनी हो, तो हम उस बेसिस पे जो है प्राइस बता देते हैं। तो ये हेल्प करता है हमें प्राइसिंग पॉलिसीज़ में भी। फिर है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, मतलब कि ये अकाउंटिंग प्रोसेस को जो है सिम्प्लीफाई कर देता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इन्वेंटरी जो वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स है, उसको कांस्टेंट जो है एक स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो है वैल्यू करता है, और जो भी कोई फ्लक्चुएशंस वगैरह है उनको जो है एलिमिनेट कर देता है। फिर है फोस्टर्स कॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब कि जब एम्प्लॉइज़ और मैनेजर्स को पता है कि उतना स्टैंडर्ड था और वो काम कर रहे हैं, तो वो जो है ट्राई करेंगे कि कॉस्ट जो है लिमिट्स में ही रहे। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़्यादा जो है कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उनको आंसरेबल होना पड़ेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। तो वो जो है हमेशा ध्यान रखेंगे कि कॉस्ट अच्छे से जो है वो यूटिलाइज़ हो जा, जो भी रिसोर्सेज़ हैं, ताकि उनको जो है कोई आंसरेबल ना हो या उनको कोई पेनल्टी ना लगे, और अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा, तो वो रिवॉर्ड के जो है उसके लालच में भी जो है अच्छा काम कर सकते हैं। फिर है इसके बाद प्रीलिमिनरी स्टेप्स फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि हमारे पास क्या स्टेप्स हैं कि हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एस्टेब्लिश करने से पहले क्या देखना पड़ेगा, प्रीलिमिनरी स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सेटअप करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। तो उसके लिए हमें केयरफुल प्लानिंग चाहिए और नंबर्स को भी अच्छे से कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कॉस्ट सेंटर को जो है एस्टेब्लिश करेंगे। अब कॉस्ट सेंटर होता क्या है? हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ा था कि जो है अलग-अलग कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, पर हम जो है मेनली क्या करते हैं, 4 हिस्सों में जो है कॉस्ट सेंटर को डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉस्ट सेंटर,
एक प्रॉफिट रेवेन्यू सेंटर, एक होता है परफॉर्मेंस सेंटर और एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो हम जो है कॉस्ट सेंटर मतलब कि जहाँ पे सिर्फ कॉस्ट लगती है, जैसे प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन एक कॉस्ट सेंटर है क्योंकि वहाँ कॉस्ट ही कॉस्ट लगेगी। रेवेन्यू सेंटर जैसे सेल्स डिपार्टमेंट एक रेवेन्यू सेंटर है, वहाँ पे क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होगा। जो प्रॉफिट सेंटर होगा वो जो है क्या करता है, वो हमेशा जो है कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट देखेगा तो कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों देखना पड़ेगा। तो वही है कि हमें जो उसमें जो है डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो है कॉस्ट सेंटर्स को जो है एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि हम कैसे कैसे जो है कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि हमें एक्चुअल कॉस्ट को अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करना है तो हमें अकाउंटिंग सिस्टम को भी वैसे ही ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मतलब कि अकाउंट्स को भी क्लासिफाई करना पड़ेगा कि क्या डायरेक्ट मटेरियल है, क्या इनडायरेक्ट मटेरियल है, उनको कोड्स देने पड़ेंगे ताकि पर्टिकुलर मटेरियल, एक स्पेसिफिक मटेरियल का एक स्पेसिफिक कोड होगा, तो उसी हिसाब से जितना वो इशू हुआ, जितना जो भी कॉस्ट लगी, हम उसको इजीली जो है और अच्छे से कैप्चर कर सके एक्यूरेसी के साथ। फिर है थर्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टू बी यूज, कि हम जो है कौन सा स्टैंडर्ड यूज करेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि स्टैंडर्ड एक नहीं होते, अलग अलग टाइप ऑफ स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है आइडियल स्टैंडर्ड, मतलब कि एब्सोल्यूट परफेक्ट कंडीशंस में जो है, जो भी हमारे पास, जैसे मान लो हम बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस लेके चल रहे हैं कि हमारे पास कोई ब्रेक डाउन नहीं होगा, कोई वेस्टेज नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो उसके हिसाब से हम जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स जो कि एवरेज कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं कि हाँ बीच में थोड़े बहुत जो है डाउन टाइम भी हो सकता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर करंट या अटेनेबल स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये मोस्टली ज़्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि ये करंट कंडीशंस के हिसाब से होता है कि मशीन टाइम कितना डाउन टाइम रहेगी, कितना रीजनेबल वेस्ट हो सकता है। इन सबको कंसीडर करने के बाद जो है हम स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। तो हम जब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे उससे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम कौन से स्टैंडर्ड को कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद है फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड कमिटी, मतलब कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। तो एक कमिटी फॉर्म होनी चाहिए जिसमें सारे के सारे जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो वहाँ पे इन्वॉल्व हों। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर है, चीफ इंजीनियर है, एचआर मैनेजर है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये सारे के सारे, ताकि जो है स्टैंडर्ड रियलिस्टिक हो, क्योंकि हमें सबका सुनना पड़ेगा, हम किसी एक को सुन के नहीं कर सकते। और क्योंकि जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करना है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा, तो उनको सबको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। फिर है सेटिंग द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स, कि हमारे पास जो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं जो है हमें वो भी देखना पड़ेगा। क्या स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल क्या है, कि हमें एग्ज़ैक्ट कितनी क्वांटिटी चाहिए पर यूनिट, या एक्सपेक्टेड परचेज़ प्राइस क्या है। लेबर के लिए स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा कि लेबर रेट क्या है, उनकी मोशन स्टडी करनी पड़ेगी, एचआर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड वेज रेट से रिलेटेड। और हमारे पास ओवरहेड्स भी देखने पड़ेंगे कि हमारे पास कितने टोटल फिक्स्ड हैं या वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, और हमारे पास कितना स्टैंडर्ड एब्ज़ॉर्प्शन रेट है, वो भी सारी चीज़ें जो है देखनी पड़ेगी। और लास्ट में है प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, मतलब कि सारे के सारे स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिए, तो हम क्या करेंगे, उस सारे स्टैंडर्ड्स को एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल करेंगे जिसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बोल देते हैं। और ये एक मास्टर कार्ड है एक तरीके से, इसमें सब कुछ दिया होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, सब एक सिंगल यूनिट के लिए, जो भी कोई फिक्स्ड प्रोडक्ट होगा उससे रिलेटेड सारा। अगर हम एक बार फिर से देखें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, जहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर उनको एक्चुअल जो है रिजल्ट से कंपेयर करके वेरिएंसेस निकालते हैं और वेरिएंसेस को एनालाइज करते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि कंट्रोल में हेल्प करता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को प्रमोट करता है, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है, प्राइसिंग पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, इन्वेंट्री को वैल्यू करता है, और कॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब कि एम्प्लॉइज कॉस्ट का ध्यान रखें, ये भी हमें जो है कंसिडर करता है। फिर है कि हमें जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एस्टेब्लिश करना है तो हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो है कॉस्ट सेंटर्स एस्टेब्लिश करेंगे। उसके अलावा जो है जो अकाउंट्स है या जो भी मटेरियल्स है उनको कोड करेंगे। स्टैंडर्ड कौन सा लेना है वो देखेंगे, जिसमें आइडियल स्टैंडर्ड आते हैं, परफेक्ट कंडीशन, नॉर्मल स्टैंडर्ड, एवरेज कंडीशन, और करंट या अटेनेबल स्टैंडर्ड जो हम करंटली काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम जो है अपने स्टैंडर्ड्स बना देते हैं। फिर है कि हम एक स्टैंडर्ड कमिटी बनाएँगे जिसमें हर एक डिपार्टमेंट से लोगों को लेंगे, और लास्ट जो है हम क्या करेंगे, एक्चुअल स्टैंडर्ड्स को जो है देख सेट करेंगे कि मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड के लिए, और लास्ट में हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड प्रिपेयर करेंगे जिसमें सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हम जो है बताएँगे। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है केमिकल मिक्सचर की, वो है 40% ऑफ मटेरियल ए, मतलब कि मटेरियल ए लगेगा 1 यूनिट के लिए ₹40 पर टन, और मटेरियल बी के लिए लगेगा 60% ₹30 पर टन। स्टैंडर्ड लॉस हमारे पास ये है कि 10% का लॉस हो सकता है। तो ड्यूरिंग अ पीरियड यहाँ पे कितना यूज़ हुआ है, हमारे पास 90 टन का मटेरियल ए यूज़ हुआ है, 42 टन, और जो है 42 पर टन, और 160 का मटेरियल जो है यूज़ हुआ है 280 पर टन, और हमारा वेस्ट वेट प्रोड्यूस हुआ है 230 टन्स ऑफ गुड प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, मटेरियल वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना है कि हमारे पास कितनी मटेरियल वेरिएंसेस हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है,
हमारे पास जो है एक्चुअल कितना है, ये सारी चीज़ें। तो जैसे अगर हम एक्चुअल डाटा देखें, तो हमारे पास क्या है, ये 90 टन्स जो हैं, ये मटेरियल ए है और हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ₹42 है। और अगर हम यहाँ देखें तो मटेरियल बी का एक्चुअल यूसेज 160 टन्स है और जो है कॉस्ट है 28 टन्स। तो अगर हम देखें तो टोटल एक्चुअल आउटपुट कितना है हमारे पास, 90 प्लस 160। 90 प्लस 160 जो है हमारे पास एक्चुअल इनपुट हो गया, जो कि है 250 टन्स। 250 टन्स। और उसके बाद जो है एक्चुअल आउटपुट हमारे पास कितना है, हमारे पास है 230 टन्स। मतलब कि हमने जो है 10% का स्टैंडर्ड लॉस एक्सपेक्ट किया था, पर अगर हम देखें तो 250 का जो है 10%, 250 का 10% जो है वो 25 जो है हमारी वेस्टेज हम मान के चल सकते थे हमारे पास जो है, लेकिन हमारे ने प्रोड्यूस किया है 230 टन, तो मतलब हमारे पास वेस्टेज कम हुई है। इसके अलावा जो है हमारे पास स्टैंडर्ड भी अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड हमारे पास ये था 40% जो मटेरियल ए का लगेगा और जो है 60% मटेरियल बी का लगेगा। तो अगर हम देखें 23 जो है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास देखिए कि सारे जो है पॉसिबल वेरिएंसेस को हमें पहले फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक्चुअल डाटा कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी 90 टन्स की थी, एक्चुअल जो है जो प्राइस था वो 42 था और बी की है 160 टन्स और एक्चुअल प्राइस जो है वो 28 टन का था। फिर है कि एक्चुअल इनपुट कितना है हमारे पास, 90 प्लस 160 250 टन्स का जो हमारे पास एक्चुअल जो है इनपुट है और हमारा जो है एक्चुअल आउटपुट कितना है, हमने 230 टन्स प्रोड्यूस किया। जबकि जो है अगर हम वेस्टेज के हिसाब से देखें तो 25 हमारा जो है वो बनता है 10%, तो हमारा 225 बनना चाहिए था, मतलब हमारी वेस्टेज कम हुई है। फिर है कि हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडर्ड डाटा फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि अगर हम एक्चुअल आउटपुट जितना है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड कैलकुलेट करेंगे तो स्टैंडर्ड लॉस था 10%, तो मतलब कि जो है 100 टन का जो है 90 टन देगा, तो हमने क्या किया 230 था तो 230 मतलब 100 डिवाइड बाय 90, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 255.56 टन आ जाता। अब ये कैसे हमने कैलकुलेट किया है, हम क्या बोलते हैं कि लॉस भी होगा, तो अगर हम 230 जो है उसको डिवाइड बाय 90 करेंगे तो हम ओवरऑल एक यूनिट की जो है वो बात करते हैं। और एक्चुअल में जो है हमारे पास इनपुट होगा कितना, 100, क्योंकि 10% वेस्टेज भी है, तो उसको भी इफेक्ट में लेने के लिए हमने जो है डिवाइड बाय 90 इंटू 100 किया हुआ है। तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद जो है हमारे पास देखिए मटेरियल ए कितना होगा, 102 टन जो है 102.22 टन हमने बोल दिया। और मटेरियल जो है बी कितना आएगा, 153.33 टन हमने बोल दिया। हमने क्योंकि यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने उसको जो है 40-60 में अगर जो है देख लिया तो ये आ गया। फिर हमारे पास रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, कि अब जो है एक्चुअल आउट इनपुट कितना था, 250 टन था, ठीक है, और जो है 40-60 हम बात करेंगे तो 250 को हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया 100 टन और हमारे पास आ गया 150 टन। अब वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे, तो अब हम जो है इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए हमें जो है कॉस्ट जो है इसके सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, क्योंकि बेसिक जो है इनमें क्या है, न्यूमेरिकल सिंपल है बट फॉर्मूलाज याद करना मुश्किल है। तो अगर फॉर्मूलाज याद होंगे तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो हमारे जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इसके बाद हमारे पास आ गया ये देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो हमने क्या कहा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो हमने ऊपर जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट किया था, तो ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी और वो आ गया स्टैंडर्ड प्राइस, ये हमारे पास जो है एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस आ गया। और हमने जब इनको फॉर्मूला में डाला तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सेम मटेरियल बी में किया, ये आ गया, और इनका ओवरऑल जो है ये आ गया 428 फेवरेबल। वैसे ही प्राइस वेरिएंस की बात करें तो ये हमारा प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है, तो हमने स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू जो है एक्चुअल क्वांटिटी कर दिया। इन दोनों का जो है फॉर्मूला जब पुट किया उसके बाद सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया 140 फेवरेबल। यूसेज के वेरिएंस में भी हमने जो है फॉर्मूला जब एंटर किया, हमने फॉर्मूला इसमें बेसिक यही है कि फॉर्मूलाज हमें आने चाहिए, फॉर्मूलाज याद होंगे तो हम फॉर्मूला में एंटर करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो गया, ये मटेरियल मिक्स का वेरिएंस का फॉर्मूला है। हमारे पास यील्ड का फॉर्मूला है, और हम जो है इनको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का टोटल होता है। तो हमने जब देखा 140 प्लस 288.89, तो हमारे पास 128.89 का जो है फेवरेबल बैलेंस आ गया। तो ये जो है हमारा मैच होता है, तो हम ऐसे इसको जो है चेक कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर कोई भी डाउट है, न्यूमेरिकल में कोई डाउट है या क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए या और एग्जाम्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।